कि केंद्रक विभाजन के समय जब केंद्रक की बात करते हैं, ये अगर मैं केंद्रक बना देता हूं तो यहाँ पे जो पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ, ध्यान देना और दिमाग लगाना कि आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं 11th में, ये धागे के जैसे इसमें फैला रहता है, फैला रहता है। ये क्या है? यही है आनुवंशिक पदार्थ। यही क्या है बेटा? आनुवंशिक पदार्थ है, जिसे आप क्या बोलते हो? डीएनए बोलते हो। जिसे क्या बोलते थे आप लोग? डीएनए। यस और नो? और ये आनुवंशिक पदार्थ जब केंद्रक का विभाजन होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम जब एक कोशिका से, ध्यान देना, जब एक कोशिका से दो कोशिका बना रहे हैं, ये कैसा होगा? इसके अंदर जो भी प्रक्रिया चले वो इस कोशिका के जैसे ही चले। इसके लिए जरूरी क्या होता है कि जितना आनुवंशिक पदार्थ यहाँ पे है, जितना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे है, उतना ही आनुवंशिक पदार्थ यहाँ होना चाहिए दोनों के अंदर, तभी तो एक समान बनेगी। क्यों? सिखाता हूं। तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। अगर किसी मानव सबसे बढ़िया सिंपल एग्जांपल है, देखो मानव में नर व मादा के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है उसकी मात्रा इतनी है कि जब वो संघनित होता है तो उसके संघनन से 46 गुणसूत्र बनते हैं। यस और नो? ये बात तो आप लोग जानते हैं। मानव के अंदर, नर मानव या मादा मानव, दोनों के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है मानव के अंदर, वो इतना है कि वो 46 गुणसूत्र बना ले। जितना ही डीएनए है, किसी स्पीसीज के अंदर इतना डीएनए है कि वो हो सकता है कि 105 बना ले, किसी के अंदर इतना डीएनए है कि बस 5 बना ले। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब किसी भी स्पीसीज के अंदर जो गुणसूत्र बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो डिपेंड करता है इस डीएनए पे, क्योंकि इस डीएनए के ही संघनन से बनते हैं क्या? गुणसूत्र। इसके ही संघनन से गुणसूत्र बनते हैं। इसका मतलब डीएनए अगर ज्यादा है तो गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा। अरे हाँ या ना यार? अगर डीएनए ज्यादा है तो गुणसूत्र की संख्या ज्यादा, और अगर डीएनए कहीं कम है तो वहां पे गुणसूत्र की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। भाई जितनी दूध होगी उतना ही कप तो चाय बनेगी, जितनी दूध होगी उतने कप ही तो चाय बनेगी। ये दूध है और ये चाय है। तो जब हमें डीएनए दूध मिला है, दूध है 1 लीटर, और बोलोगे चाय पूरी बारात को पिला दो, संभव है ना? पानी मिला देंगे तो वो दूध नहीं रहेगा ना, वो तो पानी वाली चाय हो जाएगी, है ना? देखो समझो, डीएनए से ही क्या बन रहा है? गुणसूत्र। इसका मतलब अगर कहीं पे गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा है, सॉरी डीएनए का अमाउंट ज्यादा है तो गुणसूत्र ज्यादा बनेंगे, और कहीं पे अगर आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा कम है तो गुणसूत्र कम बनेंगे। यस और नो? लेकिन हमें यह भी तो देखना है कि हम जब चाहते हैं कि हमारे जैसी जीव बने, क्योंकि हमने पढ़ा है कि उस जीव के अंदर हो क्या रहा है, उस जीव के अंदर जो कुछ भी परिलक्षित हो रहा है और जो भी अभिक्रियाएं हो रही है वो डीएनए निर्धारित कर रहा है। तो मानव की बॉडी, मानव शरीर से जो बच्चा पैदा होगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, मानव शरीर से जो बच्चा पैदा होता है, हम चाहेंगे कि वो मानव हो। अगर वो मानव नहीं है तो कुछ और ही हो जाएगा। क्यों होता है समझोगे? वो मानव हो तो मानव के अंदर है 46 क्रोमोसोम, 46 गुणसूत्र, मेल और फीमेल। अगर मैं 46 इससे मेल से और 46 फीमेल से, दोनों से ले लेता 46 और जोड़ के एक युग्मनज बनाता, तो इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 92 हो जाती। यस और नो? और 92 हो जाती तो गुणसूत्रों की संख्या डबल, जेनेटिक मटेरियल डबल। जब जेनेटिक मटेरियल जीन डबल हो जाएंगे तो उसके अंदर लक्षण भी ज्यादा, दुगुने लक्षण दिखेंगे, उसके अंदर उपापचयी अभिक्रियाएं भी ज्यादा, और वो मानव ना हो के मानव से कुछ ज्यादा ही बन जाता। यस और नो? समझ में आ रहा है? अगर गलती से कहीं पे ये गुणसूत्रों की संख्या घट जाती
तो उसके अंदर मान लो किसी रीजन से 44 रह गई, 46 पे 44 रह गए, 2 गुणसूत्र चले गए, 2 गुणसूत्र गए तो वो गुणसूत्रों में जीन थे, वो जीन भी चले गए, तो इन जीन से जो लक्षण दिखने वाले थे वो लक्षण दिखाई नहीं देंगे। इन जीन की वजह से जो अभिक्रियाएं इनके शरीर में होने वाली थी वो अभिक्रियाएं होंगी नहीं। तो इस मानव में जो नया बच्चा पैदा होगा जिसके अंदर संख्या 2 कम है, उसके अंदर लक्षण सामान्य मानव से थोड़े कम और अभिक्रियाएं भी कम होंगी। समझ में आ रहा है? यानी हर जगह जब भी एक संतति की उत्पत्ति हो रही है तो हमेशा कोशिश ये है, ध्यान दें, हमेशा कोशिश ये है कि जितना आनुवंशिक पदार्थ मेरे पास था, जितना आनुवंशिक पदार्थ मेरे पास था वो सारा का सारा वो उतना ही अमाउंट में, उसी मात्रा में मेरे संतति में भी चली जाए, ताकि जैसी अभिक्रियाएं और जैसी आकार की मेरी थी वैसे ही मेरी संतति की भी हो। यस और नो, यस और नो। और इसी के लिए करना पड़ता है हमें कोशिका का विभाजन। और केंद्रक विभाजन में आप लोगों को याद है या नहीं है? केंद्रक विभाजन में 2 ही काम होते हैं बेटा। केंद्रक विभाजन में क्या होते हैं? 2 ही काम होते हैं बच्चों। देखो क्या हो रहा है केंद्रक विभाजन में, यहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ बांटना है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ इस केंद्रक को हमें 2 कोशिकाओं में बांटना है। पहले केंद्रक विभाजन करते हैं, 2 कोशिकाओं में बांटना है। तो 2 कोशिकाओं में बांटने के लिए इस केंद्रक में विभाजन से पहले जो आनुवंशिक पदार्थ है वो बराबर बराबर जाना चाहिए। समझिए, अगर ये अमीबा की कोशिका है ये, और इसके अंदर मैं मान लेता हूं आपको समझाने के लिए 1 लीटर आनुवंशिक पदार्थ है, और ये 1 लीटर आनुवंशिक पदार्थ इस अमीबा की क्या है? इसकी जेनेटिक आइडेंटिटी है, इसकी जीन विशेषता है कि 1 लीटर अगर इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ है तो यह अमीबा के जैसा सारा प्रक्रिया, सारी अभिक्रिया दिखाएगा। तो इसके लिए आप करेंगे क्या? यहाँ पे 1 लीटर है, आप चाहते हो ये भी अमीबा बने तो यहाँ पे भी 1 लीटर आना चाहिए, आप चाहते हो ये भी अमीबा बने तो यहाँ पे भी 1 लीटर आना चाहिए। यस और नो? 1 लीटर आना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि इस 1 लीटर को बांट दो, 1 लीटर को बांट दो 2 में बराबर बराबर, क्योंकि द्विविभाजन हो रहा है। तो 1 लीटर को बराबर बराबर बांटोगे तो इसके अंदर आएगा 0.5 लीटर, ½ लीटर, और इसके अंदर आएगा ½ लीटर। हाँ या ना बच्चे? ये बताओ, आधा लीटर आएगा तो क्या ये जो अमीबा है वो पूरे अमीबा के लक्षण दिखा पाएगा? जितना आएगा उतनों के ही तो लक्षण दिखा पाएंगे। यस और नो? जितना इसके शरीर के अंदर आएंगे सिर्फ उतने ही अमीबा के लक्षण दिखा पाएंगे ये। हाँ या ना बच्चे? यस। इसलिए जब भी हमें इस कोशिका को विभाजित करना है, जब भी हमें इसको विभाजित करना है, हम क्या करते हैं? कोशिका विभाजन की तैयारी करते हैं। ये भी आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हम एक चलाते हैं कोशिका चक्र, अगर याद हो, सेल साइकिल चलाते हैं, कोशिका चक्र चलाते हैं। और ये जो कोशिका चक्र चलती है, इस चक्र के अंदर जब ये कोशिका जाती है तो यहाँ पे इसमें एक होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का द्विगुणन। यहाँ पे क्या जाता है? डीएनए का क्या जाता है? द्विगुणन हो जाता है। द्विगुणन का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे 1 लीटर डीएनए है तो वो डबल होके कितना बन जाएगा? 2 लीटर डीएनए। अब जब ये कोशिका चक्र में जाएगी तो द्विगुणन प्रक्रिया से यहाँ पे 2 लीटर हो जाएगा, और जब 2 लीटर हो जाएगा तो इसको हटा दो, आप आराम से इसके अंदर 1 लीटर और इसके अंदर 1 लीटर डाल पाएंगे, और कोशिका हमेशा अपने पैतृक कोशिका के जैसी रहेगी। यस और नो? कोशिका क्या होगी? हमेशा अपनी पैतृक कोशिका के जैसे रहेगी। क्या सीखा? क्या सीखा इससे? इससे हमने सीखा कि जब भी हम केंद्रक का विभाजन करेंगे, जब भी हम केंद्रक किसी जगह पे कोशिका का द्विविभाजन करेंगे, हमें यह ध्यान रखना है कि हमेशा इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा है उतना ही आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा उसकी पुत्री कोशिकाओं में भी होना चाहिए। यस और नो? हम ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर जितने गुणसूत्र बन रहे हैं उतने ही गुणसूत्र बनाने के लिए इसके अंदर भी आनुवंशिक पदार्थ चाहिए। और इस प्रकार की कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग बोलते हैं समसूत्री, बराबर गुणसूत्र बांटने वाला। जितना गुणसूत्र इसमें है उतना ही इसमें जाना चाहिए, इसीलिए तो इसे क्या बोलते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस। यस और नो? माइटोसिस बोलते हैं। क्लियर हुआ भैया?
क्लियर हुआ? यानी आपको एक चीज समझ में आया और बड़ी बढ़िया सी चीज समझ में आई कि अलैंगिक जनन में हमेशा हमें क्या करना है। जब भी आप अलैंगिक जनन की बात कर रहे हो, अलैंगिक जनन में आपको कोशिका का विभाजन करना है और कोशिका का विभाजन कैसा करना है ये भी समझ में आ गया। यस और नो? हमेशा यहाँ पे इस कोशिका को क्या करना है, पहले विभाजन करना है, तो विभाजन के पहले इसे ले जाना है आपको कोशिका चक्र में। समझ में आ गया? पहले कहाँ जाएगी? कोशिका चक्र में, सेल साइकिल 11th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। कोशिका चक्र में जाएगी, कोशिका चक्र में जाने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, द्विगुणन होगा, डुप्लीकेशन होगा आनुवंशिक पदार्थ का, और द्विगुणन की वजह से जो भी आनुवंशिक पदार्थ होगा वो डबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे n मान रहा हूं तो यहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा 2n होगी, जो समसूत्री विभाजन से, माइटोसिस से, नहीं इंग्लिश 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 हिंदी में लिखना है, जो कैसे, जो समसूत्री विभाजन प्रक्रिया से कैसी होगी, बराबर बराबर बढ़ जाएगी। समसूत्री विभाजन से बराबर बराबर n और n बढ़ जाएगी। यस और नो? स्पष्ट है ये बात? चलिए अब देखिए। चलिए, तो ये हमने सीख लिया कि कोशिका विभाजन को करना होगा जब भी हमें, तो हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। हम पहले केंद्रक को द्विगुणन कर रहे हैं। केंद्रक की क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है उन आनुवंशिक पदार्थों को डबल कर रहे हैं और उन आनुवंशिक पदार्थों का द्विगुणन करके, द्विगुणन के पश्चात हम यहाँ पे और चीजें बना ले रहे हैं। स्पष्ट है बच्चों? अब चलते हैं थोड़ा और आगे। जो द्विभाजन के हमें और एग्जाम्पल देखने हैं, ये तो एक ही हुआ, अभी हमने बस एक अमीबा की बात की और हमने यहाँ से कॉन्सेप्ट में कूद लगा दी कि जब भी विभाजन करेंगे, द्विभाजन वो कैसे करेंगे ये हम समझ रहे थे। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें एक चीज सीखना है जो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब भी हमें क्या सीखना है कि भाई जब भी हम क्या कर रहे होंगे अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में समान जीव पैदा करने हेतु, समान जीव की उत्पत्ति हेतु समान जीव की उत्पत्ति हेतु, अलैंगिक जनन में समान जीव की उत्पत्ति हेतु समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। यस और नो? क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के वजह से, समसूत्री विभाजन यह निर्धारित करता है, यह निर्धारित करता है कि संततियों में, कि संततियों के अंदर, यह निर्धारित करता है कि कहां पे, कि संतति के अंदर अपने पितृ के समान, कि संतति के अंदर अपने पितृ के समान के समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ, के समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ एवं गुणसूत्रों की संख्या हो।
ठीक है, इसीलिए अतः अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवंशिकी के आधार पे अपने पितृ की प्रतिकृति, माने क्या होता है प्रतिकृति, मतलब उसकी फोटोकॉपी, बिल्कुल उसी के जैसे। प्रतिकृति क्या होती है? ये पितृ की प्रतिकृति यानी फोटोकॉपी होती है। देख लिया, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवंशिकी के आधार पर अपने पितृ की प्रतिकृति या फोटोकॉपी होती है। तथा साथ ही साथ सभी संततियां भी एक समान होती है। अतः इन्हें एक समान होती है, अतः इन्हें क्या बोला जाता है? क्लोन कहा जाता है। यानी अलैंगिक जनन से जितनी भी प्रजातियां पैदा होंगी वो सब आपस में क्या होती है? एक दूसरे की क्लोन होती है। यस और नो बच्चे? इन्हें क्या कहा जाता है? संततियां एक समान होती हैं और इन एक समान संततियों को आपस में क्या कहा जाता है? एक दूसरे का क्लोन कहा जाता है। बढ़िया सी बात है, ये आपको आना चाहिए। अब जैसे ही क्लोन की बात हो गई, पिता की बात हो गई, संतति की बात हो गई, बोले एक जैसी है, एक और बहुत बढ़िया सी बात आपको सिखाऊंगा। अब हमने बात किया भैया अमीबा की, और हमने एक बात और ये भी किया है कि आप जिस भी स्पीसीज को देख रहे हो, आप किसी भी सजीव की बात करें, सभी सजीवों का जीवन काल क्या है? एक निश्चित होता है। यस और नो? हम पढ़ चुके हैं ना? सभी जीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है। हम पढ़ चुके हैं, ये बात पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं, काफी बात कर चुके हैं इस पे। सभी सजीवों का क्या होता है? एक निश्चित जीवन काल होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात। परंतु इस जीवन काल के पश्चात उपरांत सभी जीवों की मृत्यु क्या है? निश्चित है। ये भी सिखा चुका हूं यार, पूरा का पूरा ग्राफ बना के सिखा चुका हूं। नोट मेकिंग चल रही है, जो जरूरी पॉइंट है एनसीईआरटी में से, एपी किताब में से खोज के वो लिख रहा हूं। इनकी मृत्यु क्या होती है? निश्चित होती है। यस और नो? इन जीवों की मृत्यु क्या है? निश्चित होती है। लेकिन अब जरा देखेंगे, परंतु क्लोन बनाने की वजह से
एक कोशिकीय जीव, कौन से जीव? क्लोन बनाने की वजह से एक कोशिकीय जीव अमर हो जाते हैं। एक कोशिकीय जीव कैसे हो जाते हैं? क्या होता है ये? अमर हो जाते हैं, जैसे अमीबा। समझिए अब क्या बोल रहे हैं। जैसे कौन सी चीज? अमीबा। पढ़ा है ना आप लोगों ने? अब समझिए क्या बोला मैंने। ये एक अमीबा की सेल है, ठीक है, और ये कोशिका विभाजन से ये एक और सेल बना ली। लो बहुत बढ़िया, एक कोशिका और बना ली। अब ये कोशिका जैसी है, इसके जो लक्षण है, इसके अंदर जो जीन है, वही तो इनके अंदर भी है। तो अब ये बोलेंगे क्या कि ये मर गई? नहीं, इसने क्या किया, अपने आप को विभाजन करके दो में बना दिया, और ये दोनों बिल्कुल इसके सिमिलर होंगे और आपस में भी सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? क्लोन है। समझ गए? इसलिए हम बोलते हैं कि ये मरा कहाँ, इसने तो मरने से पहले दो और कोशिकाएं बना दी जो बिल्कुल इसी की कॉपी है। ये अपनी प्रतिकृति, अपनी फोटोकॉपी बनाता जा रहा है, मृत्यु नहीं हो रही इसकी। समझ में आया बच्चे? तो हमने अलैंगिक जनन के कॉन्सेप्ट तो सीख लिए कि हम जनरली ये बोलते हैं द्विविभाजन। अब देख लेते हैं फटाफट कहां पे कैसा अलैंगिक जनन होता है। क्लियर? आइए जरा देखते हैं बच्चे।